बच्चों बच्चों कल हमने पाठ 2 वसंत में पाठ 2 दादी माँ शुरू किया। सबसे पहले हमने लेखक के बारे में, लेखक का जीवन परिचय पढ़ा। दादी माँ कहानी के लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, उनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना। हमने यह भी जाना कि दादी माँ डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की पहली कहानी, जब उन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया तो दादी माँ कहानी को उन्होंने सबसे पहले लिखा और इस कहानी को हिंदी साहित्य की पहली आंचलिक कहानी भी कहा जाता है। हमने ये भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु जैसे साहित्यकारों ने आंचलिकता पर कहानियाँ, उपन्यास आदि लिखे हैं, लेकिन हिंदी की पहली आंचलिक कहानी भी ऐसा कहा जाता है कि ये पहले आंचलिक लेखक थे जिन्होंने दादी माँ कहानी में ग्रामीण परिवेश को प्रस्तुत किया। आंचलिक यानी अंचल, प्रांत, ग्रामीण परिवेश जिसे कहा जा सकता है, वहाँ की संस्कृति को अपने लेखन में लाना, ये आंचलिकता कहलाती है कि आपने लेखन में आंचलिकता का प्रयोग किया। उन शब्दों का, आम बोलचाल की ग्रामीण संस्कृति के शब्दों का, वहाँ के प्रभावों का, है ना, उसका वर्णन उस भाषा में हमें दिखाई देता है। तो दादी माँ एक आंचलिक कहानी भी है और लेखक द्वारा लिखी गई पहली कहानी। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इस पाठ की पृष्ठभूमि को जानें। इस पाठ की पृष्ठभूमि क्या है, इस पाठ में क्या लेखक हमें बताना चाह रहे हैं। इस पाठ में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, दादी माँ, हम सभी इस नाम से परिचित हैं कि दादी माँ क्या है, कौन होती है दादी माँ। पापा की मम्मी, वह दादी माँ। तो दादी माँ से एक सभी का एक अलग ही लगाव होता है ना। तो लेखक ने यहाँ पर दादी माँ के व्यक्तित्व को बताने की हमें कोशिश की है कि उनकी दादी माँ जब वे छोटे थे, उनकी दादी माँ उनका कितना ख्याल रखती थी, घर में उनका कितना योगदान हुआ करता था, हर कार्य में कैसा उनका व्यक्तित्व था, वे किस तरह से छोटी छोटी बातों की परवाह किया करती थी, उन्हें कितना ज्ञान था, उनके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित करती है ये कहानी। लेखक का अपनी दादी से विशेष लगाव था। जब वे बड़े हो गए तब भी दादी की यादें हमेशा उनके मन में रही, हमेशा उनके हृदय में, उनके दिल में हमेशा अपनी दादी के लिए एक अलग ही स्थान रहा और बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ थी जो उनकी दादी के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए जब वे बड़े हुए, लेखन के कार्य में जब वे आए, तो उन्होंने सबसे पहले कहानी दादी माँ के ऊपर ही लिखी और इस कहानी में उन्होंने अपने बचपन की और भी बहुत सारी यादों को ताज़ा किया है। तो बच्चों, ये कहानी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी के लिए लिखी है और उनकी दादी के व्यक्तित्व को यहाँ पर परिभाषित करने का प्रयास किया है और यह बताने का भी प्रयास किया है, यह हमें एक संदेश दिया है इसके माध्यम से कि जो हमारे घर के बड़े और बुजुर्ग होते हैं उन्हें बहुत ज्ञान होता है ना, उनका व्यक्तित्व एक अलग ही तरह का व्यक्तित्व होता है, उन्हें इतनी सारी जानकारियाँ होती हैं, उन्हें इतने अनुभव होते हैं और बहुत सी जगह पे सच भी होते हैं। यही सारे संदेश इस कहानी से हमें मिलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम इस कहानी का वाचन करेंगे, इस कहानी को मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से कहानी को सुनेंगे और समझेंगे। कहानी है दादी। पाठ 2 दादी माँ कहानी, लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। कहानी का एक भाग हम आज पढ़ेंगे, दूसरा भाग हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है तो हम इस कहानी को 2 भागों में विभाजित करके और फिर पढ़ेंगे। आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ
कि अच्छा है, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक अपनी कमजोरी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि जरा सी कठिनाई पड़ती है, कुछ भी मुझे ऐसी कोई परेशानी सी आती है, कोई मुसीबत सी आती है, कष्ट आता है, तो बहुत सारी गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन अनमना सा हो जाता है, उदास सा हो जाता है। अनमना यानी खिन्न सा हो जाता है, उदास सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र, मतलब मेरा भला चाहने वाले जो मेरे मित्र हैं, वो मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि उनके जो अच्छे दोस्त हैं, जो कहे जाते हैं कि वो उनका भला चाहते हैं, ऐसे दोस्त भी सामने तो उन्हें अच्छी बातों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उन्हें डरपोक और कायर और कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं इन बातों को नहीं सोचूंगा, इन सब बातों को सोचने से होता ही क्या है। लेकिन जब कभी लेखक स्वयं को कमजोर और असहाय समझते थे, तब उनके सामने एक शीतल सी स्वच्छ धुली हुई सी एक धुंधली सी छाया उनके सामने आ जाती है, एक आकृति सी उनके सामने उभर आती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार यानी हिंदी महीना है क्वार का, है ना, हिंदी महीने का नाम है क्वार। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। जैसे कि हमने इस लेखक के परिचय में हमने ये जाना था कि दादी माँ कहानी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की आंचलिक कहानी है। ग्रामीण भाषा का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है, बोलचाल की भाषा के शब्दों को इन्होंने उन्होंने इसमें डाला है। तो हम जो क्वार वगैरह ये जो पढ़ रहे हैं, ये सब ग्रामीण भाषा के शब्द हैं, हिंदी के महीनों के नाम है ना। और गांव में अक्सर आज भी लोग हिंदी महीनों का ही जिक्र करते हैं, उन्हीं महीनों के नाम से बातें करते हैं। हम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हैं, ऐसे भी क्वार, भादो, आषाढ़, सावन, इस तरह के नामों का प्रयोग करते हैं हिंदी महीने का। लेखक ने यहाँ आंचलिकता का हमें एहसास कराया है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बढ़कर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। ऐसे में लेखक को अपना गांव याद आता है और अपने गांव में उन्हें यह याद आता है कि क्वार के दिन हो, जिससे चारों ओर बारिश ही बारिश है, पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी लहरें पानी की उठ रही है। और दूर सिवान से दूर बहकर आए हुए जो घास, जब बारिश होती है तो जब बारिश में तेज बहाव से पानी आता है, तो गांव में और कहीं भी शहरों में भी अगर पानी आता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आता है। उस पानी में बहुत सारी घास, तरह तरह के पौधे वगैरह सबको लेकर आता है वो साथ में, बहुत सारी चीजों को पानी बहता हुआ अपने साथ लेकर आता है। और फिर एक अजीब सी गंध है, विचित्र सी गंध उसमें से, बदबू सी उसमें से आने लगती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे दिन भर अच्छी लगती। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे की बात। तो लेखक को अपने बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब उनके गांव में पानी भर जाता था और वे सभी बच्चों के साथ मिलकर बहुत धमाल करते थे कि चाहे कितनी ही गंध क्यों ना आ रही हो, बदबू क्यों ना आ रही हो, लेकिन कूदना है तो कूदना है। वो भीतर ही भीतर उस चीज के लिए, उस कमी के लिए, उस कमी को महसूस कर रहे थे।
और वो सोच रहे, वो उसी बचपन के दिनों को याद करते हुए वे सोच रहे थे कि एक दिन ऐसे ही वे बचपन में ऐसे गंद झाग वाले पानी में कूद रहे थे, तो वे बीमार हो गए थे। और बीमारी होने के हल्के से वे बीमार हुए थे, लेकिन वो बीमारी भी उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, है ना। और उनमें सर में साधारण दर्द था, खाने के लिए दिन भर उनको नींबू और साबु दिया जाता था, सब कुछ उनका उनका बहुत ध्यान रखा जाता था। जब भी उन्हें ऐसा कुछ करने से बुखार आता था तो घर में उनका बहुत ध्यान रखा जाता था। और यही सारी बातें वे सोच रहे थे। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, वो घर से दूर हैं, तो अभी उन्हें बुखार आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो बचपन में हुआ करती थी, है ना, वैसी कोई बात उनके साथ नहीं हो रही थी। बुखार तो चढ़ता ही गया, और वे रजाई पर रजाई ओढ़ते गए, और उतरा तो कब, रात के 12 बजे। न उन्हें दिन भर खाने के लिए नींबू मिला, और न ही दिन भर, न ही साबु मिला। साबु यानी साबूदाना। पहले के लोग मानते थे, पहले के जमाने में, कि साबूदाना जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, हमें बहुत अंदर से मजबूत बनाता है। तो बच्चों को दिया जाता था, जिससे कि वे थोड़ा हेल्दी फूड माना जाता। दिन भर मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। अब वो ऐसे ही बचपन की याद में डूबे हैं लेखक, और कह रहे हैं कि ऐसे ही दिन में चादर लपेटे सोए थे, तो दादी माँ उनकी नहा कर आती हैं, उसी झाग वाले जल में वो नहाई थी। तो वे दादी माँ के वर्णन करते हैं दादी माँ के व्यक्तित्व का, कि वे कैसी दिखाई दे रही थी। उनके दुबले पतले से स्नेह में डूबे हुए शरीर में, उनके सफेद किनारीहीन उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, उनके सर पर सफेद बालों का बाल खुले हुए थे, और बालों के सिरों से जो सद्य यानी धीरे धीरे टपके हुए जल की शीतलता थी। और आते ही उन्होंने उनके सर और पेट को छुआ, लेखक के आज अपनी आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अक्सर हम देखते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बहुत सारी बातों में विश्वास होता है, ईश्वर में आस्था तो होती ही है, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ कोई कहता है ना कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो वे उन सब बातों को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं और उन्हें प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं। तो लेखक ने यहाँ यह बताया है कि उनकी दादी भी इसी तरह से, उनकी दादी ने भी आंचल, उनके साड़ी में से एक अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी उनके मुंह में डाली, कुछ भभूत वगैरह उन्होंने उनके माथे पर लगाई, और दिन रात में चारपाई के पास बैठी रहती, कभी उन्हें पंखा चलती, उनका खूब ध्यान रखती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। लेखक जब बीमार होते हैं तो बचपन में, तो उनकी दादी उनका बहुत ख्याल रखती। और जैसा कि इसमें बताया ना कि उनकी दादी कहीं से भी भभूत वगैरह लाती, उन्हें लगाती, और किसी भी प्रकार की दवाई उन्हें देकर उन्हें ठीक करने का प्रयास करती। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती, और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी आदत होती है कि वो हर काम के लिए पूछते हैं, ये काम हुआ कि नहीं, ऐसा किया कि नहीं, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं, उनकी आदत होती है, उनका स्वभाव होता है ना, कि वो हर जगह पर हर कार्य को जानने की कोशिश करते हैं और उसे सही ढंग से करने की कोशिश करते हैं। तो दादी माँ की भी आदत थी कि घर में कोई भी काम होता था तो दादी माँ जरूर पूछती थी कि ये हुआ कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं होगा। दादी माँ की को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम
याद थे। बच्चों, दादी या बुजुर्ग व्यक्ति जो भी होते हैं, उन्हें बहुत सारी बीमारियों के इलाज पता होते हैं। लेखक की दादी माँ को भी गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विश्वजिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। महामारी, जैसे अभी कोरोना महामारी आई हुई है हमारे यहाँ, हमारे पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने का प्रकोप हम देख रहे हैं, उसी तरह बेटा पहले के जमाने में भी बहुत सारी महामारियां इस तरह से आया करती थी। और हैजा है, स्वाइन फ्लू है ना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां पहले भी आई है और वो लाखों लोगों की जानें उसमें भी गई है। तो कोरोना की तरह ही, कोरोना जिस तरह से कोविड-19 आज पूरे दुनिया में फैल चुका है और इसकी दूसरी लहर जो अभी चल रही है वो उतनी ही खतरनाक है। तो उन दिनों भी जब कोई महामारी आती थी तो दादी, लेखक की दादी सुबह उठते ही साफ सफाई और उसका विशेष ध्यान रखती। अभी भी हमें यही कहा जाता है ना, हाथ धोना बहुत जरूरी है, आप कहीं भी जाएं हाथ धोएं, मास्क पहने, सफाई से रहें। तो यही सारी बातें उन दिनों महामारी के समय उन लेखक की दादी माँ किया करती। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साहू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो लेखक को वही बुखार याद आता है कि जब वे छोटे थे और उनकी दादी उनका इतना ख्याल रखती थी। उन्हें दादी की सारी बातें याद आती हैं, जब उन्हें बुखार आ जाता है तो उनकी दादी की उन्हें सारी बातें याद आती हैं कि दादी किस तरह से उनका ख्याल रखती थी, कैसे दवाइयां उन्हें दिया करती थी, है ना। तो वो सारी बातें कि अभी भी सब कुछ होता है, बुखार आता है, सब पानी नौकर सब कुछ करता है, खाना बनाने वाले खाना बना देते हैं, जो बनाने का कहते हैं वो बना देते हैं, डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी अब इस तरह के बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। कि जैसे घर में शादी का माहौल हुआ, उनके लेखक के बड़े भैया की शादी तय हुई, तो दादी माँ बहुत उत्साहित थी, बहुत खुश थी। दिन भर वो काम के लिए गायब रहती कि कुछ न कुछ काम उन्हें करना ही है। सारा घर, जैसे घर में कुछ कार्यक्रम होता है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि अरे काम बहुत कम समय बचा है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो सब तरह से वो काम को करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि हर काम को वे अपने हाथ से करें और हर काम में उनकी ही पूछो, उनसे ही पूछा जाए, है ना, ऐसा वो सोचते हैं। और यही दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत काम है। तो दादी माँ भी ऐसे ही जब शादी की तैयारियां घर में चली तो दादी माँ बहुत ज्यादा व्यस्त रहती, जबकि उनका कोई काम नहीं था, काम कुछ नहीं वो करती थी, लेकिन फिर भी किसी भी काम में अगर वे एब्सेंट है तो उस काम में देरी हो जाती। उनका आना, उनकी उपस्थिति, उनका प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर में भी कोई प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो घर के बड़े बुजुर्गों का रहना बहुत जरूरी है। अगर बड़े बुजुर्ग नहीं होते तो हम उनका इंतजार करते हैं ना, वेट करते हैं उनका, चाहे प्रोग्राम में देरी हो जाए लेकिन उनका आना जरूरी है। तो ऐसे ही दादी कोई काम नहीं करती थी, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे वो उनका व्यवहार ऐसा होता था कि वे बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम है उन्हें। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में जो तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। एक दिन ऐसे ही वो जब लेखक दोपहर को घर पे लौटे तो उन्होंने देखा कि बाहरी निकसार में, यानी कि बाहरी बरामदे में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी।
देखा तो रामी की चाची खड़ी है, तो वे डांट रही थी उसे कि ऐसा नहीं होगा, तुमने जो पैसे लिए हैं सूद यानी ब्याज के साथ मुझे दे दो, और तुम्हें कोई शर्म वरम नहीं है, तुम जब कैसे मांगने आई थी। तो ऐसे करके वो डांट रही थी उनको कि हमेशा तुम यही कहती हो कि मैं कल दूंगी, फसल कटेगी तब दूंगी, पर पता नहीं तेरी फसल कब कटेगी। इस तरह वह उन्हें, रामी की चाची को डांट रही थी। बच्चों इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। यहाँ तक हमने पढ़ा कि लेखक ने अपनी दादी माँ के व्यक्तित्व का, उनके चरित्र का, उनके व्यवहार का, उनके स्वभाव का, है ना, बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया है कि उनकी दादी कैसी थी। हम इन सारे गद्यांशों को पढ़कर, इन अनुच्छेदों को पढ़कर हम ये जान पा रहे हैं कि उनकी दादी कैसी थी उनकी दादी, कि बहुत उनका स्वभाव कैसा था। उनका स्वभाव दूसरों की परवाह करने वाला था। वे दूसरों के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती थी, और उन्हें हर काम समय पर चाहिए था, है ना। हर काम में उनकी उपस्थिति, हर काम उन्हें अपने हाथों से करना पसंद था। वे सफाई से रहना पसंद करती थी, उन्हें बहुत सारी दवाइयों का ज्ञान था। तो इस तरह से उनके स्वभाव की, उनके व्यवहार की, उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं हमें, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमने उनकी बहुत सारी विशेषताएं जानी। तो बच्चों इसके बाद पार्ट 2 हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।